हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इसके अंदर हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को की। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इससे पहले कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजिम द इंग्लिश कॉमन लॉ वाज रेफर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट एंड सेटलमेंट। अब इससे पहले क्या थे, इंग्लिश कॉमन लॉ चलता था, जो कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता था या फिर किसी भी चीज़ को सेटल करने के लिए सिर्फ इंग्लिश कॉमन लॉ को ही वहाँ पे अप्लाई किया जाता था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा 1781 एंड 1797 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एम्पावर्ड में आई, जिन्होंने इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को लाने के बारे में सोचा। ठीक है, अब इसके बाद भी दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो एप्लीकेबल थे तब, मोमडन लॉ एंड हिंदू लॉ। अगर किसी भी तरह का हिंदू डिस्प्यूट होता था तो वहाँ पे हिंदू लॉ को अप्लाई किया जाता था। अगर मोमडन डिस्प्यूट होता था किसी भी पर्सन के बीच में तो वहाँ पे मोमडन लॉ को अप्लाई किया जाता था। तो इस तरह से सारा प्रोसीजर था। और हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या फीचर्स थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट, यानी कि ये जो एक्ट है हमारा, ये इससे पहले ऑपरेशन में नहीं था। जैसा कि हमने बात की, ये एनफोर्स में कब आया, ये आया था 1 सितंबर 1872 में। और इसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए थे इसके अंदर, वो आए थे 1 सितंबर 1872 से ही। तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट इसका हुआ था 1872 से, और जो कि इसका नाम रखा गया था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सटेंट ऑफ द एक्ट। अब ये जो एक्ट जो है वो अप्लाई होता है ऑल ऑफ इंडिया, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता है। तो ये होल ऑफ इंडिया होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। जो एक्ट है जो अप्लाई होता है ये होल ऑफ इंडिया अप्लाई होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अंदर किसी प्लेस को लेकर कोई ये नहीं है कि ये इस प्लेस का होगा तभी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मोमडन और हिंदू दोनों ही पार्टीज के जो डिस्प्यूट होंगे वो इसके अंदर अप्लाई किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, द एक्ट इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक्ट जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इनके लिए एक अलग से एक्ट है। ये एक्ट हमारा सिर्फ कुछ ही ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे कि गारंटी, इंडैमनिटी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। ये एक्ट सिर्फ यही अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द एक्ट लेज डाउन द प्रिंसिपल्स नॉट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज। यानी कि इस एक्ट के अंदर सिर्फ प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया है। इसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज जो है पार्टीज की वो डिफाइन नहीं की गई हैं, क्योंकि राइट्स एंड ड्यूटीज जो होती हैं वो पार्टी होती हैं वो खुद ही डिसाइड करती हैं, जो भी उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बेसिस पर। तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल्स को ही डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट जस्ट इन पर्सोनम एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम जस्ट इन रैम। इसका मतलब यहाँ पर ये है, जस्ट का मतलब होता है जस्ट इन रैम का मीन्स अ राइट अवेलेबल टू अ पर्सन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, जबकि जस्ट इन पर्सोना का मतलब होता है अ राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन और पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मिस्टर ए हैं, उन्होंने कुछ उधार रुपया लिया मिस्टर आर से। ठीक है, और मिस्टर आर अब उसको रिकवर किससे करेंगे, मिस्टर ए से। तो सिर्फ यहाँ पे मिस्टर आर ही हैं जो अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर मिस्टर आर किसी और की हेल्प नहीं ले सकते उसको रिकवर करने में, क्योंकि जब उन्होंने उसको पैसे दिए थे तब वहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को राइट है वो अपने पैसे को उससे रिकवर करें। तो ये कहलाता है हमारा जस्ट इन रैम। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी एंड एनफोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी। ठीक है, लीगलिटी, एनफोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी के बेसिस पर। फर्स्ट आता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 10 के अंदर जो भी फीचर्स डिफाइन किए गए हैं वो सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड करते हो, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो फीचर्स हैं। तो सेक्शन 10 के अंदर जो भी फीचर्स बताए गए हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वॉइड एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अगर कुछ फीचर्स की बात करें तो जैसे कि एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, एक कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो इस तरह के फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट के अंदर ये सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में डिफाइन किया गया है। वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो कि लॉ से एनफोर्सिबल नहीं है, तो वॉइड कराते हैं। एनफोर्सिबल का मतलब है कि जो लॉ जो है उनको लीगली नहीं मानता उन चीजों को, तो वो हमारे कहलाते हैं वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्रीमेंट किया किसी माइनर के साथ, तो किसी माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड होगा, क्योंकि जो लॉ होता है हमारा वो कभी भी माइनर को एज अ पार्टी कंसिडर नहीं करता। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, 80 ईयर्स उसने कवर कर रखे हो। तो यहाँ पे अगर आप माइनर के साथ करोगे तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमारा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में डिफाइन किया गया है। जब कोई एग्रीमेंट वैलिड होता है और इन्फोर्सिबल है, जब वो एग्रीमेंट हो रहा है तब तो इन्फोर्सिबल है, लेकिन आगे जाके उसने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जिसमें उसने कुछ ऐसे काम किए जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात की थी वॉइड एग्रीमेंट की, यानी कि अगर इस शुरू में ही कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जैसे कि माइनर्स के साथ अगर उसने एग्रीमेंट किया है तो वो शुरू में ही एग्रीमेंट वॉइड हो गया, तब तो आगे प्रोसेसिंग की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि एग्रीमेंट तक तो वो वैसा था, इन्फोर्सिबल बाय लॉ था, ठीक है, लेकिन आगे जाते 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 जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा, तो कॉन्ट्रैक्ट पे आने के बाद यहाँ पर उसने कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दिया जो कि वो इलीगल है, तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शुरू में तो बहुत लीगली होती हैं लेकिन आगे जाके वो इलीगल हो जाती हैं, तो हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर कर ली जाती हैं। नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन आई में डिफाइन किया गया है। ये एग्रीमेंट, इसके अंदर जो एग्रीमेंट होते हैं वो तो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हैं और इसमें एक से ज्यादा पार्टीज भी होती हैं, लेकिन इसके अंदर लेकिन ऑप्शंस यहाँ पे जो गिवन होते हैं किसी पार्टी के, एक पार्टी यहाँ पे अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, 2 पार्टी तो हैं लेकिन एक पार्टी आगे जाके अफेक्ट हो रही है, तो वो वहां पे क्या कहलाएगी, वॉइडेबल एग्रीमेंट कहला दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, शुरू में वो पार्टी सही से सारा काम कर रही थी, लेकिन आगे जाके एक पार्टी मुकर जाती है अपने काम से कि ये काम अब हम नहीं करेंगे, या फिर उसने आगे कुछ कंडीशंस रख दी, ठीक है, कंसिडरेशन देने के लिए। तो यहाँ पे जो फीचर होता है कि आप किसी को कंसिडरेशन दोगे तो वो उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पे उसने कोई कंडीशन रख दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि फ्रॉड उसको करने लग गया, ब्लैकमेल करने लग गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी भी तरह की, तो इस तरह की चीजें हमारे वॉइडेबल में कंसिडर कर ली जाती हैं। अब हमें नेक्स्ट बात करते हैं इलीगल एग्रीमेंट की। इलीगल एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट होते हैं? फ्रेंड्स, इलीगल एग्रीमेंट को सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है। ये एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट के लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक सीधा साधा एग्जाम्पल है इसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को हार्म पहुंचाना है और आप अगर उसको हार्म पहुंचाओगे तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, तो इस तरह के एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे, हमारे इलीगल एग्रीमेंट कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों पार्टीज के बीच जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो किसी अनदर पर्सन को हार्म पहुंचाने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, तो इस तरह के एग्रीमेंट हमारे इलीगल एग्रीमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनफोर्सेबल एग्रीमेंट की। एनफोर्सेबल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं, या फिर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोलें तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होते हैं जिसके अंदर हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा यहाँ पर जो किया जा रहा है दोनों पार्टीज के बीच एग्रीमेंट, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है, जैसे कि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट हो सकते हैं,
किसी तरह की कोई एब्सेंस हो सकती है, जैसे कि कोई आपने कोई किसी को डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वहाँ पे उस कंपनी की स्टैंप नहीं है या फिर उस कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें इंक्लूड नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये पेपर जो है वो ओरिजिनल पेपर हैं या फिर बिल्कुल सही पेपर हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें अगर एब्सेंस होती है इन सब चीज़ों की, तो वो हमारे इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट कहलाते हैं, जिसको गवर्नमेंट कभी भी या फिर हमारा जो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो एक्ट है वो इसको एनफोर्स नहीं करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्रिएशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्रिएशन में फर्स्ट आता है हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स अंडर सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। इसके अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों के जो एनफोर्सिबिलिटी होती है वो लॉ के द्वारा होती है, और ये हमारा स्पोकन भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर क्यू ने मिस्टर आर से कहा कि मैं आपकी कार 50,000 में लेने के लिए तैयार हूँ, और मिस्टर आर ने भी वहां पे मिस्टर क्यू के ऑफर को बाय ईमेल एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या होगा, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो कि दोनों ही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों ही यहाँ पे क्या थी, इन्फोर्सिबल बाय लॉ थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर हमारे वर्ड्स मायने नहीं रखते, लेकिन हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं भी जा रहे हैं और वहां पे हमने टैक्सी ली, और वो टैक्सी में हम बिना चार्ज पूछे बैठ गए। ठीक है, अब हमने पूरा ट्रेवल कर लिया। अब हम जब उस टैक्सी से उतरेंगे तो हमारे लिए इम्प्लाइड क्या है कि जो पैसे मांगे जा रहे हैं वो हमें देने होंगे। अब हम वहां पे ये नहीं कह सकते कि अच्छा पैसे भी देने थे हमको। तो ये क्या है, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने वो सर्विस ली है तो आपको पेमेंट करना ही होगा। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम फॉर एग्जांपल हम किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां की हमने सर्विस ली, तो सर्विस लेने के बाद वहां पे हमें उसको पेमेंट भी करना होगा। तो ये सारी ही चीजें हमारी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इम्पोज बाय लॉ होता है एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट का कोई रिजल्ट भी नहीं होता है। इसके अंदर जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके इसेंशियल्स भी नहीं पाए जाते हैं। स्टिल इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के बेसिस पे किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन रेस्टोरेंट जाता है और वो वहां का पे उसका मील लेता है, तो वहां पे अगर उसने उसके मील को एंजॉय किया है तो अब वो बाउंड है उसको पे करने के लिए। जो भी उसने वहां पे मील लिया है उसका जो पेमेंट करने के लिए वो वहां पे लायबल होगा। तो ये हमारा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर दोनों पार्टी हमारी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली परफॉर्म करती हैं और उनकी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको भी पूरा करने का वो काम करती हैं। उन दोनों ही पार्टी का जो काम होता है, जो भी उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसको वो दोनों ही अच्छे से परफॉर्म कर देती हैं। तो इसको बोला जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कार सेल की और मिस्टर बी ने जो है मिस्टर ए को उसका प्राइस दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ने ही अपनी एक्टिविटी जो थी उसको परफॉर्म कर दिया। तो ये हमारा कहलाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है लेकिन दोनों ही पार्टी में अभी उस एक्टिविटी जो थी उसको परफॉर्म नहीं किया है, यानी दोनों पार्टी अभी परफॉर्म करने के लिए रह गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रमेश हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो 10 बैग मिस्टर अशोक को सप्लाई कर देंगे। ठीक है, जबकि मिस्टर अशोक जो हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो जो सप्लाई करेंगे उसके बाद वो 4 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर उसके पेमेंट को दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही पार्टी ने अभी तक अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया है, ना ही उन्होंने बैग सप्लाई किए हैं और ना ही उन्होंने अभी उसका पेमेंट किया है। तो ये हमारा कहलाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अभी दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन फ्रेंड्स एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड आता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात हम पहले करेंगे। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर दोनों ही पार्टी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अभी परफॉर्म नहीं किया गया है। दोनों ही पार्टी अभी अपनी वो ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगी, उसके बाद ये
कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये हमारे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बायलैटरल का मतलब होता है टू, और इसका इट मीन्स दोनों ही पार्टी अभी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया है। नेक्स्ट आता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें से एक पार्टी ने तो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर दिया है, लेकिन अभी दूसरी पार्टी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए रह गई है, तो ये कहलाता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनि का मतलब होता है एक, यानी एक ने तो परफॉर्म कर दी ड्यूटी, अभी दूसरी पर्सन या दूसरी पार्टी की ड्यूटी परफॉर्म करने को रह गई है, तो ये हमारे कहलाते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। हम नेक्स्ट बात करते हैं लीगल रूल्स की। किसी भी ऑफर या प्रपोजल के लिए ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है एटलीस्ट टू पार्टी। फ्रेंड्स, हमने शुरू में भी बात की थी, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी एग्रीमेंट के लिए हमारे पास टू पार्टीज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टू पार्टीज नहीं होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होगा, इसलिए टू पार्टीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकंड आता है हमारा, अ प्रपोजल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि जो प्रपोजल है हमारा वो हमारा पॉजिटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा प्रपोजल जो है वो पॉजिटिव ही होगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो हमारा प्रपोजल है वो नेगेटिव ही होगा। तो हमारे प्रपोजल पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव का मतलब है हमने किसी पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया कि आपको ये ड्यूटी करनी है और इस ड्यूटी के लिए हम आपको पैसे देंगे। और नेगेटिव ये हो गया कि आपको ये ड्यूटी नहीं करनी है, और अगर आप ये ड्यूटी नहीं करोगे तब हम आपको पैसे देंगे। इस तरह की एक्टिविटी बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रपोजल पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। इंटेंशन टू गेट असेंट ऑफ द ऑफरी, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी तरह की इंटेंशन हमारे प्रपोजल या ऑफर में इंक्लूड नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैजुअल इंक्वायरी होती है वो प्रपोजल के अंदर नहीं आती। जैसे कि डू यू इंटेंड टू सेल योर शॉप, इसका मतलब यहाँ है कि आपने किसी पर्सन से कहा क्या आप अपनी शॉप को सेल करना चाहते हैं। तो इस तरह की चीज क्या है, ऑफर और प्रपोजल दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आता है कंडीशंस मस्ट बी असर्टेन एंड डेफिनेट। अब यहाँ पे क्या है, जो कंडीशंस होंगी वो हमारे असर्टेन और डेफिनेट होंगी, यानी कि पहले से ही होंगी कि हमें ये कंडीशंस हैं, हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट हो गया उसके बाद आपने कंडीशंस बनाई हैं, ये आपकी पहले से ही डिफाइन हो जाएंगी। जब आप एग्रीमेंट करोगे उससे पहले ही दोनों पार्टीज को पता चल जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, ये किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है ऑफर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट एंड नॉट एज एन ऑर्डर। अब आप किसी पर्सन को यहाँ पे ऑफर किया जाएगा तो वो एज अ रिक्वेस्ट किया जाएगा। अगर किसी को ऑर्डर करके वो किसी को ऑफर किया जा रहा है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसेंशियल पार्ट होता है वो होता है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए। किसी को डरा धमका के या ब्लैकमेल करके हम किसी को कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में होगा, ना कि ऑर्डर के फॉर्म में। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑफर जो है हमारा वो कम्युनिकेटेड होगा अदर पार्टी से। ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप में ही अज्यूम कर लिया कि ये पर्सन इसको सेल करेगा इतने रुपए में तो मैं इसको परचेस कर लूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपने अंदर ही अज्यूम किया है माइंड में कि वो पर्सन सेल करेगा और मैं इसको परचेस कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे आपने सामने वाली पार्टी से जाके कम्युनिकेशन किया ही नहीं। तो इस तरह की चीजें भी हमारे ऑफर और प्रपोजल दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। The act is not